नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम लेके आए हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हम बात करें विश्व की दो विभीषिकाओं की, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो WW2 वर्ल्ड वार टू कब? 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ और 1945 जापान का आत्मसमर्पण, इसके साथ जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और दुनिया के विभिन्न देशों के बीच में जो है एकदम अविश्वास अंतरराष्ट्रीय व्यापार एकदम बंद है। पूरी दुनिया में मंदी का माहौल सा बन गया, मंदी का खतरा उत्पन्न हो गया और इस समस्या को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो प्लान आए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो प्लान, एक है व्हाइट प्लान अमेरिकन अर्थशास्त्री, अमेरिकन इकोनॉमिक्स व्हाइट प्लान, और दूसरा है किन्स प्लान। दो प्लान हमारे उस समय थे और ये थे इंग्लैंड के। तो अमेरिकन की बात करें और ब्रिटेन की बात करें तो किन्स जो है 1936 में इनके बुक प्रकाशित हुई थी, जनरल थ्योरी इंटरेस्ट एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट की जनरल थ्योरी, एक सामान्य सिद्धांत। और उससे पहले जो अर्थव्यवस्था में जो है लेजस फेयर की नीति अपनाई जा रही थी और इसके ऊपर उन्होंने बोला कि नहीं, सरकारी नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, सरकारी नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ में आया किन्स प्लान। अब हम बात करते हैं IMF की स्थापना, IMF की स्थापना के लिए। तो सबसे पहला जो प्रयास हुआ है वो है जुलाई 1944, और ये बात है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। जुलाई 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन करने की बात की थी और 44 देशों के प्रतिनिधियों ने, कितने? 44 देशों के प्रतिनिधियों, 44 देशों के प्रतिनिधियों ने USA के न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन आयोजित किया और वहां एक सम्मेलन हुआ, विचार विमर्श हुआ। यह क्वेश्चन बन चुका है, न्यू हैम्पशायर कहां पर? न्यू हैम्पशायर के कहां? ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ और वहां पर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB वर्ल्ड बैंक की स्थापना पर सहमति बनी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना पर सहमति बनी। इसलिए इन दोनों को क्या है, ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है। ब्रेटन वुड्स जुड़वा, IMF और वर्ल्ड बैंक WB, इन्हें ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के तहत जो गठन हुआ 27 दिसंबर 1945
1945 को IMF का गठन, रेड रिफिल से लिखा है मैंने, बहुत ही अच्छे से हमें याद हो जाना चाहिए। गठन कब हुआ? 27 दिसंबर 1945। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय यह है वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है, वॉशिंगटन डीसी। कार्य प्रारंभ किया इसने, कार्य प्रारंभ किया 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947। कार्य कब से प्रारंभ किया? 1 मार्च 1947। इसका जो मातृ संगठन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मातृ संगठन है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यूएनओ द्वारा विशिष्ट अभिकरण बना, यूएनओ का विशिष्ट अभिकरण बना, विशिष्ट अभिकरण बना ये नवंबर 1947, नवंबर 1947 में ये यूएनओ का विशिष्ट अभिकरण बन गया। तो देखो ये किस घटना का परिणाम है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक मंदी का डर था उसके कारण जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और जो ब्रेटन वुड्स है यूएसए के न्यू हैम्पशायर में है, और यहाँ पर जो प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ इसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना पर सहमति बनी, इसलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा कहते हैं, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा भी कहते हैं। विधिवत इसका जो गठन हुआ 27 दिसंबर 1945 को हुआ और मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में है। इसने कार्य प्रारंभ जो है 1 मार्च 1947 को किया और यूएनओ का विशिष्ट अभिकरण जो बना ये नवंबर 1947। वर्तमान सदस्य संख्या यदि देखें, वर्तमान सदस्य संख्या, वर्तमान सदस्य संख्या, वर्तमान सदस्य संख्या इनकी 190, 190। वर्तमान में जो इसकी सदस्य संख्या है 190। 189वां सदस्य 189, 189वां सदस्य ये बना था नौरू। कौन सा बना था? नौरू। और 190वां सदस्य जो है वो है एंडोरा। कौन सा है? एंडोरा। 190वां सदस्य एंडोरा जो 2020 में बना, 2020 में। 188वां सदस्य भी हमें याद होना चाहिए, कभी सही जोड़ी में मिलाने के लिए पूछ सकता है। तो 188वां सदस्य जो है वो है दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। तो इस तरीके से वर्तमान में जो इसकी सदस्य संख्या है 190 है। इसका मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है, लेकिन इसके कार्यालय जो है और 2 जगह पर है, उन दोनों के भी नाम हमें पता होना चाहिए। वो है पेरिस और जेनेवा, पेरिस फ्रांस और जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये 2 जगह पर इनके कार्यालय भी है। इसका जो प्रमुख होता है वो होता है प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक। जो आईएमएफ का प्रमुख होता है वो है प्रबंध निदेशक। और प्रथम जो थे, प्रथम वो थे कैमिल गट, कैमिल गट। प्रथम जो थे वो है कैमिल गट, बेल्जियम के, बेल्जियम, कैमिल गट बेल्जियम। प्रबंध निदेशक जो है कैमिल गट बेल्जियम के। और वर्तमान में जो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, वर्तमान में क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक है
क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, और ये है बुल्गारिया के, बुल्गारिया। इन्होंने किसका स्थान लिया था? तो इससे पहले थे जर्मनी के थे, और उनका नाम था क्रिस्टिन लेगार्ड। क्रिस्टिन लेगार्ड के स्थान पर क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। अब हम बात करते हैं, इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में है, पोटोमैक नदी के किनारे। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका का हिस्सा तो नहीं था, ये 1790 में ये अमेरिका का हिस्सा बना है। 1790 में अमेरिका का हिस्सा बना, मैरीलैंड राज्य में है और पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत जो है IMF का संस्थापक सदस्य है। अब हम देखेंगे IMF के उद्देश्य, क्यों इसका गठन किया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार इससे संबंधित PSC के मेंस में क्वेश्चन बनता है, ये हमें याद होना चाहिए। नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बाद में दोनों देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा और इतना आंतरिक अविश्वास उत्पन्न हो गया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार ही बंद हो गया, एक दूसरे देश को मदद देना बंद कर दिया। तो इसीलिए जो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बर्बादी की कगार पर खड़ी थी, उनको आपस में सहयोग देने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो बेनिफिट है सभी महाद्वीपों, सभी देशों को मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तीसरी दुनिया जो है, नई दुनिया जो है, अमेरिका वगैरह है, इन्हीं या यूरोपीय कंट्रीज है, इन्हीं का विकास हो, बल्कि अफ्रीकन देश, दक्षिण अमेरिकी देश, एशियाई देश, सभी देशों का विकास होना चाहिए। मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना। मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना। विदेशी विनिमय दर मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब किसी देश की मुद्रा का लेन देन होता है, मतलब मुद्रा का जो बाह्य मूल्य है वो स्थिर रहना चाहिए, बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन है, वो अनुकूल होना चाहिए। क्या होता है, एक देश की देनदारियां लगातार बढ़ते जाती है और उसका जो भुगतान संतुलन है वो प्रतिकूल हो जाता है। विदेशों से आय कम प्राप्त होती है और विदेशों को बहुत अधिक भुगतान देना पड़ता है, जिसे कहते हैं प्रतिकूल भुगतान संतुलन। इसे ठीक करना, अर्थात इसे ठीक करने के लिए अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करना व इसके लिए अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करना। ये क्वेश्चन प्री के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। WB और IMF में इतना सा अंतर है। वर्ल्ड बैंक जो है दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है और IMF जो है वो प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है। क्लियर एकदम?
अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है। आर्थिक विकास हेतु तकनीकी व वित्तीय सहायता देना, तकनीकी व वित्तीय सहायता देना, तकनीकी सहायता भी इनके द्वारा दी जाती है। पर्यावरण का विकास आज दुनिया के सभी देशों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पर्यावरण का है। पर्यावरण क्षति को रोकना। विकास की अंधी दौड़ में हमने प्रकृति को इतना अधिक तबाह कर दिया है कि पूरी दुनिया ही नष्ट होने के कगार पर है। अतः पर्यावरण का विकास करना, पर्यावरण क्षति को रोकना भी IMF का मुख्य उद्देश्य है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उस संसाधनों का लाभ ले सके, उसके लाभ से आने वाली पीढ़ियां वंचित न हो। हम डिटेल में पढ़ेंगे सतत विकास क्या है। इसके अलावा बहुपक्षीय भुगतानों को प्रोत्साहन देना। समझौते जो है द्विपक्षीय नहीं होना चाहिए, बहुपक्षीय होना चाहिए। जैसे मुक्त व्यापार समझौता 10-15 देश एक क्षेत्र के, जैसे आसियान है, दक्षेस है, नाटो है, सीटो है, इस तरीके के देश जो बहुपक्षीय समझौते करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को हल करना, तरलता लिक्विडिटी, मुद्रा का शीघ्र या जो संपत्ति है उसका शीघ्र जो है लेन देन के कार्यों में उपयोग होना, वो अंतर्राष्ट्रीय तरलता कहलाती है। जो लेन देन जो है विश्व स्तर पर होना चाहिए, कुछ हमारे मित्र देश के साथ में ही नहीं, कुछ हमने अपना जोन ढूंढ लिया कि यही हमारा सुरक्षित जोन है, इसी के साथ में व्यापार करना है, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के सभी देशों के साथ में हमारे आर्थिक संबंध होना चाहिए। ये है IMF की स्थापना के उद्देश्य। स्थापना कब? 27 दिसंबर 1945 और 29 देशों के साथ में इसकी स्थापना हुई थी और निम्न उद्देश्यों के साथ में इसकी स्थापना की गई। अब हम देखेंगे IMF के कार्य। IMF के कार्य देखो, हमने एक तरफ उद्देश्य लिख लिया और दूसरी तरफ कार्य लिखे हुए। क्यों? क्योंकि जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उसको पूरा करना ही IMF के कार्य है। तो सबसे पहला, भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है। भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को ठीक करने के लिए अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है। जो IMF है वो अपने सदस्य देशों के लिए जो भुगतान असंतुलन से पीड़ित है तो उनके लिए अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है। सदस्य देशों को तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण देता है। अपने जो सदस्य देश हैं, जो हमने पढ़ा कि 190 सदस्य देश हैं, तो उनको तकनीकी सहायता भी देता है और उस तकनीक का इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण भी देता है। IMF के अधिकारी विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक व मौद्रिक विषयों पर परामर्श, सदस्य देशों से आर्थिक व मौद्रिक विषयों पर परामर्श
परामर्श देता है, परामर्श देता है। फिर है प्रकाशन। प्रकाशन, दो महत्वपूर्ण प्रकाशन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। IMF का वार्षिक प्रकाशन, एक तो है वार्षिक, वार्षिक, और एक होता है वर्ष में 2 बार। एक प्रकाशन जो होता है वो होता है वार्षिक, जिसे कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। विश्व आर्थिक परिदृश्य, जिसे कहते हैं विश्व आर्थिक परिदृश्य। ये अक्सर प्री में क्वेश्चन आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ल्ड बैंक का है, नीति आयोग का है, या IMF का है, IDA का है। हम अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वार्षिक प्रकाशन है IMF का। और दूसरा है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट। स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये वर्ष में 2 बार आती है। ग्लोबल फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये वर्ष भर में 2 बार आती है। तो इस तरीके से IMF निम्न कार्य करता है और उद्देश्य जो है इनको पूरा करने का प्रयास करता है। अभी तक हमने पढ़ा IMF की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, उसके क्या उद्देश्य थे, और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए IMF कैसे कार्य करता है। हमने ये भी देखा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके 2 अन्य कार्यालय कहाँ पर है, अन्य कार्यालय कहाँ पर है। अब हम देखेंगे इसका प्रबंधन, IMF का प्रबंधन। IMF का प्रबंधन, IMF प्रबंधन कैसे करता है। तो नंबर 1 प्रशासक मंडल। प्रशासक मंडल सबसे पहले कौन इसमें, प्रशासक मंडल। दूसरे नंबर पे है प्रबंधक मंडल। प्रबंधक मंडल, प्रशासक और प्रबंधक, प्रशासक और प्रबंधक। तो प्रशासक मंडल मतलब IMF की साधारण सभा, IMF की साधारण सभा, IMF की साधारण सभा जो नीति निर्धारण का कार्य करती है, जो नीति निर्धारण का कार्य करती है। IMF की साधारण सभा जो नीति निर्धारण का कार्य करती है। प्रत्येक सदस्य देश का एक प्रशासक, जो अक्सर उस देश का जो है RBI जो है केंद्रीय बैंक का गवर्नर होता है, वो उसका सदस्य देश का प्रशासक होता है। और एक स्थानापन्न प्रशासक, वह एक स्थानापन्न प्रशासक, एक स्थानापन्न प्रशासक। तो 190 सदस्य देश है, तो 190 इसके प्रशासक है, 190 इसके प्रशासक है। तो भारत की ओर से यदि देखें, भारतीय संदर्भ में जो प्रशासक होगा इसका वित्त मंत्री, और स्थानापन्न प्रशासक होगा RBI का गवर्नर, RBI का गवर्नर। तो प्रत्येक देश का ऐसे ही होता है। और यह प्रशासक मंडल सदस्य देशों के कोटे में संशोधन, क्या काम है इसका, सदस्य देशों के कोटे में संशोधन, नए सदस्यों को प्रवेश दिलाना, यह प्रशासक मंडल का कार्य है। संचालकों का चुनाव,
जो 190 सदस्य देश है उसके प्रशासक है, उसमें से संचालक का चुनाव। सदस्य देशों की मुद्राओं की क्षमता, सदस्य देशों की मुद्राओं की क्षमता व दरों के बारे में निर्णय लेते हैं। सदस्य देशों की मुद्राओं की क्षमता, उनकी दरों के बारे में निर्णय लेते हैं। अब हम देखेंगे IMF का प्रबंधक मंडल। तो IMF के दैनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए, दैनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए 12 सदस्य एक प्रबंधक मंडल होता है। 5 स्थायी सदस्य, इसमें 5 स्थायी सदस्य जिनका अंशदान सर्वाधिक है, जिनका अंशदान जो है सर्वाधिक है। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान, ये 5 स्थायी सदस्य हैं क्योंकि इनका अंशदान सबसे अधिक है। शेष 7 सदस्य इनका चुनाव होता है। इनका अस्थायी सदस्य बोलेंगे, अस्थायी सदस्य, और चुनाव क्षेत्रीय आधार पर इनका जो चुनाव होता है क्षेत्रीय आधार पर होता है। अब इनके सदस्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। वर्तमान में 24 सदस्य हैं। वर्तमान में प्रबंधक मंडल में कितने? 24 सदस्य हैं। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, IMF का प्रबंध निदेशक। हमने जब इसकी स्थापना पढ़ी थी तभी पढ़ लिया था प्रबंध निदेशक। इसका जो सर्वा होता है प्रबंध निदेशक होता है, जिसकी नियुक्ति प्रबंधक मंडल द्वारा की जाती है। सबसे पहले जो थे बेल्जियम के कैमिल गट थे, और वर्तमान में क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा है, जो कि क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, वर्तमान में कौन? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, जो कि बुल्गारिया की है। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। एक पेपर गोल्ड है ये, पेपर गोल्ड क्या बोला जाता है इसे? पेपर गोल्ड। भौतिक इकाई न होकर केवल समायोजन की इकाई। देखो इसमें समायोजन किया जाता है, जबकि हमने देखा 1000 का नोट, 2000 का नोट, डॉलर, ये वो सब होते हैं, उनका भौतिक आकार होता है। लेकिन SDR सिर्फ कागजों पर लिखे जाने वाले। जैसे किसी को SDR में ऋण स्वीकृत करना है तो ऋण स्वीकृत SDR में होगा और भुगतान उसका डॉलर में हो जाएगा या उस देश की मुद्रा के रूप में। इसका कोई भौतिक रूप नहीं है, सिर्फ हिसाब किताब की मुद्रा पर है। सन 1969 में SDR को स्वीकृत किया गया। कब? 1969 में स्वीकृत किया गया, और 1971 से तथा 1971 से लेन देन अनिवार्य। अब इसके जो समस्त लेन देन होंगे IMF के,
वो एसडीआर में ही होंगे। और ये कब से तय किया गया? 1971 से। 1971 से सारे लेन देन जो है वो एसडीआर में ही होते हैं। अब हम देखेंगे बास्केट ऑफ करेंसीज। बास्केट ऑफ करेंसीज, तो ये घटना है 1 जनवरी 1981। 1 जनवरी 1981 से एसडीआर का मूल्य, इससे पहले एसडीआर का जो मूल्य होता था वो अमेरिकन डॉलर के आधार पर निर्धारित होता था, अमेरिकन डॉलर के आधार पर। लेकिन 1 जनवरी 1981 से जो एसडीआर का जो मूल्य है, सबसे बड़े निर्यातक देश, एसडीआर का मूल्य 5 सबसे बड़े निर्यातक देशों की मुद्रा के आधार पर, 5 सबसे बड़े निर्यातक देशों के मुद्रा के आधार पर, और उसमें नंबर 1 अमेरिकी डॉलर, नंबर 2 जर्मनी मार्क, नंबर 3 फ्रांसीसी फ्रैंक, नंबर 4 जापान का येन, और नंबर 5 ब्रिटेन, और ब्रिटेन की मुद्रा उस समय थी पाउंड स्टर्लिंग। तो ये 5 जो बड़े निर्यातक देश थे, इनके मुद्रा के आधार पर जो है एसडीआर का मूल्य निर्धारित होता था। इसे बास्केट ऑफ करेंसीज या मुद्रा का पिटारा भी कहते थे इन 5 देशों को। और अब सारे लेन देन जो है वो एसडीआर में होते थे, सारे लेन देन एसडीआर में होते थे। लेकिन अब वर्तमान में क्या हुआ? 2004 से अब क्या हुआ? एक नई मुद्रा जो है, 2004 नहीं, 2002, एक नई मुद्रा जिसे यूरो कहते हैं, यूरोपीय महाद्वीप की एक मुद्रा यूरो। और जब यूरो जो आई तो इसमें 4 मुद्राएं बची, 4 मुद्राओं के आधार पर अब बास्केट ऑफ करेंसीज में 4 मुद्राएं पर बची हुई है। 4 मुद्राएं बची हुई है। एक तो है डॉलर, और सबसे अधिक 44%। दूसरा यूरो, और यूरो का अंश है इसमें 34%। अब यूरो में जो है ये फ्रांसीसी फ्रैंक और जर्मनी मार्क, ये दोनों यूरो में शामिल हो गई। अब यूरो बन गई है। तो अब बचा क्या हमारे पास में? जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा, और येन जापानी येन। इन दोनों का प्रतिशत जो है 11%, और ये भी 11%। तो पहले जो है पिटारे में 5 मुद्राएं होती थी, लेकिन अब 4 मुद्राओं के आधार पर एसडीआर का मूल्य निर्धारित होता है। अब चलते चलते हम पढ़ लेते हैं भारत व IMF। भारत और IMF के क्या संबंध है? तो बड़ा सरल है। भारत जो है, भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। जब IMF की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1946, 27 दिसंबर 1945, जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, इसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, उसमें भारत का भी प्रतिनिधि शामिल था। तो भारत जो है इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है। 27 दिसंबर
1945 को भारत इसमें शामिल हो गया था। दूसरी बात, भारत जो है मई 2003 से IMF के वित्त पोषक देशों में शामिल। भारत जो है IMF से ऋण तो लेता है, साथ ही उसमें ऋणों के लिए अपना अंशदान भी उपलब्ध कराता है। भारत का जो कोटा है, भारत का कोटा IMF में जो अंशदान है उसका कोटा यदि प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो वो है 2.768%। भारत का अंशदान कितना? 2.76 लाख प्रतिशत। और इसके आधार पर वोटिंग अधिकार मिला है भारत को। वोटिंग अधिकार, भारत का जो वोटिंग अधिकार है, जो प्रशासक मंडल का गठन होता है तो उसमें भारत को जो वोटिंग अधिकार है वो है 2.64%। वोटिंग अधिकार 2.64% वोटिंग अधिकार है। पांचवी यदि बात करें तो भारत 8वां बड़ा कोटाधारी देश, 8वां सबसे बड़ा कोटाधारी देश है। सबसे बड़ा कोटाधारी देश कौन सा? 8वें नंबर का कोटाधारी देश है। $400 मिलियन भारत ने जो अपने कोटे की $400 मिलियन कोटे की राशि जमा की और 5वां सबसे बड़ा अंशधारी देश बन गया था। 5वां सबसे बड़ा अंशधारी देश बन गया था। लेकिन अन्य देशों का हिस्सा बढ़ने के कारण भारत का कोटा धीरे धीरे कम होते चला गया और वर्तमान में भी कौन सा? 8वां सबसे बड़ा कोटाधारी देश बना हुआ है। 1983 तक, कब? 1983 तक भारत ने IMF से 5 से 6 अरब डॉलर ऋण प्राप्त किया है। 5 से 6 अरब डॉलर ऋण भारत को प्राप्त हुआ है। और जब IMF की सदस्यता भारत को प्राप्त हुई तो उसी के माध्यम से वर्ल्ड बैंक की सदस्यता भी प्राप्त हुई, क्योंकि यदि आपको वर्ल्ड बैंक की सदस्यता प्राप्त करना है तो उसके लिए पहले IMF की सदस्यता प्राप्त करना होता है। और IMF की सदस्यता समाप्त होने पर अपने आप ही वर्ल्ड बैंक की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है, याद रखना है। भारत को ब्रिटेन की मुद्रा कौन सी थी? पाउंड स्टर्लिंग की दास्तां से मुक्ति, पाउंड स्टर्लिंग की दास्तां से मुक्ति, क्योंकि ब्रिटेन जो है भारत को कहीं पर भी शामिल कर देता था और जो भी समझौते होते थे वो ब्रिटेन की राय पर होते थे, ब्रिटेन की मुद्रा के आधार पर होते थे। लेकिन जैसे ही भारत ने IMF की सदस्यता ली, वर्ल्ड बैंक की सदस्यता ली, अपने आप ही जो भारत की मुद्रा जो है रुपया, उसे मान्यता दी गई और पाउंड स्टर्लिंग की जो दास्तां थी उससे मुक्ति मिल गई। और IMF के संबंधों के साथ ही भारत के जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि हुई। तो मित्रों, आज हमने पढ़ा IMF क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके उद्देश्य क्या थे, प्रमुख कार्य क्या थे, इसका प्रबंधन कैसे होता है और IMF में भारत की क्या भूमिका थी। तो मित्रों, ऐसे ही आर्थिक परिदृश्य से जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए, सार्थक पहल का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।